दोस्तों नमस्कार। लर्निंग्स विद रोहित में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले आपने अगर हमारे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हों, जिसमें हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात की है, जिसमें हमने बात की है फेस वैल्यू क्या होती है, ये 2 वीडियोस आप देखेंगे तो आपको इस वीडियो को समझने में और ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे बुक वैल्यू। आपने हमारे स्टॉक्स विद रोहित के बहुत सारे लाइव शोज देखे होंगे और कई बार अगर आप स्क्रीनर या मनी कंट्रोल यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें ये लिखा रहता है कि बुक वैल्यू जो है ये 4 गुना है, बुक वैल्यू से 4 गुना मार्केट पे अवेलेबल है ये शेयर, या बुक वैल्यू से ये 12 गुना अवेलेबल है। तो आखिर ये बुक वैल्यू होती क्या है? आखिर बुक वैल्यू का मतलब क्या है? किसी शेयर की प्राइस मान लीजिए कि 500 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू है 100 रुपए, तो बुक वैल्यू से 5 गुना कीमती वो शेयर है। तो क्यों ऐसा होता है, इसका क्या मतलब है, आइए आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, हमें कोई शेयर्स खरीदना होता है या बेचना होता है, तो बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है और उसका क्या अर्थ है, हम शेयर्स लें या न लें, इसमें उसका क्या डिसीजन होता है। किसी भी कंपनी की रियल वर्थ कैसे पता करें, ये हम आज जानेंगे। दोस्तों आज हम सीखने वाले क्या हैं, हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। कि कॉन्सेप्ट है पहला कि बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू का मतलब कोई कंपनी की बुक्स में उस संपत्तियां उसकी कितनी है, उसके लोन्स कितने हैं, उसकी देयताएं कितनी है, दायित्व कितने हैं, उसके आधार पर ये होती है। दूसरा हम सीखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, बुक वैल्यू निकाली कैसी जाती है। देखिए आप इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, आप देखते हैं प्रतिदिन मार्केट में कि शेयर कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और नीचे गिर रहा है तो कहाँ उसको खरीद रहे हैं। सब चीज़ें आपको आती है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। लेकिन उसके आगे भी हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे, जब आप बैलेंस शीट रीड करेंगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ संपत्ति होती है, दूसरी तरफ दायित्व होता है। मतलब एक तरफ उसकी एसेट्स होती है, दूसरी तरफ उसकी लायबिलिटीज होती है। एसेट्स में से अगर लायबिलिटी घटाएंगे तभी तो जो पैसा बचेगा वो आपकी नेटवर्थ होगी। तीसरा हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग में कैसे उपयोग करें, जो आज आप सीखने वाले हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है किसी कंपनी की, और एक शेयर के ऊपर बुक वैल्यू क्या होती है, तो उसका इन्वेस्टिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये भी हम आज सीखेंगे दोस्तों। तो पहला कंपोनेंट है संपत्ति। देखिए आपने एक मकान बनवाया, आपने 50 लाख रुपए का मकान बनवाया और आपने उसमें 30 लाख रुपए का लोन लिया। 50 लाख रुपए का मकान बनवा लिया, मकान बन गया आपका, लोन घटते घटते 20 लाख रुपए पे आ गया, मकान की कीमत बढ़ते बढ़ते 80 लाख हो गई। अब हम नेटवर्थ अगर आपकी देखें, आपके पास और कोई संपत्ति नहीं है, आपका कोई और लोन नहीं है, तो 80 लाख आपकी मकान की कीमत हो गई, 20 लाख आपका लोन हो गया जो आपको बैंक को वापस करना है। तो आपकी बखत, हम उसको अगर शुद्ध हिंदी में हम बात करें, देसी भाषा में हम बात करें, तो आपकी बखत कितनी है? 80 लाख रुपए का आपका मकान है, 20 लाख रुपए आपको बैंक का देना है, 60 लाख रुपए की आपकी बखत है। ये आपकी नेटवर्थ हो गई। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो जैसे अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि आपके पास संपत्ति कौन कौन सी होती है। आपके पास कार हो सकती है, अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, आपके पास कार है, आपके पास गोडाउन है, आपके पास मशीन्स है, आपके पास कैश और बैंक बैलेंस है। ये आपकी संपत्तियां हो गई। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है? लोन्स हो गए। कंपोनेंट नंबर 2 लायबिलिटीज। आपके पास कौन कौन से दायित्व हैं, आपके कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, वो सभी चीजें जो कंपनी के ने उधार ली हुई है। लोन्स हो सकते हैं, बोरोइंग्स हो सकते हैं। आपने जो माल खरीदने के लिए कंपनी ने उधार लिया है, मशीनों के लिए कुछ उधार लिया हुआ है, या बिल्डिंग बनाने के लिए उधार लिया हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी परचेस की है उसने, उसके लिए उधार लिया हुआ है। ये सब लायबिलिटी साइड में कंपनी के दिखती है, इसे हम लायबिलिटी कहते हैं। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा संपत्ति कौन कौन सी होती है, और इस स्लाइड में हमने देखा लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है।
कुल संपत्ति, उसमें से अगर दायित्व हम कम कर देते हैं तो नेट एसेट्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 80 लाख रुपए आपने 50 लाख रुपए का मकान लिया था, लेकिन समय रहते रहते 2-3-4 सालों में उसकी कीमत हो गई 80 लाख रुपए, बाजार वैल्यू उसकी बढ़ गई, और 20 लाख रुपए आपने 30 लाख रुपए लोन लिया था और आपने चुका करके 20 लाख आज लोन बचा है आपका। 80 लाख में से आपने 20 लाख घटाया, 60 लाख रुपए की आपकी बखत बची। ऐसे ही जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट रीड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसकी संपत्तियां कौन कौन सी हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट रीड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसकी टोटल संपत्तियां कितनी है, उनके कुछ दायित्व को देयताएं उसकी कौन कौन सी है, उसकी दायित्व कौन कौन से हैं। जब आप उन संपत्तियों में से उनके दायित्व घटा देते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं दोस्तों। संपत्ति, उसकी मशीन्स, बिल्डिंग्स, उसके फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक, माल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस में जो गुड्स है, या कुछ एडवांसेस उसके पास जमा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उसके हैं, इन सब का टोटल लगा करके टोटल संपत्तियां हो जाती हैं। और बाजार से जो उसके दायित्व हैं, उसको जो सैलरी पे करना है, उसको जो टैक्सेस पे करना है जो अभी उसने नहीं किए हैं, उसके अलावा जो माल उसने उधार लिया था वो देना है, कुछ बैंक से उसने लिमिट्स ली हुई है, बैंक की वर्किंग कैपिटल लिमिट ली हुई है, या उसने मशीनों के लिए या बिल्डिंग के लिए या टेक्नोलॉजीज खरीदने के लिए उसने कुछ टर्म लोन लिया हुआ है, वो कितना बचा हुआ है 31 मार्च पर, या किसी भी डेट पर जब आप देखना चाहें, बैलेंस शीट को रीड करना चाहें, तो टोटल एसेट्स में से जब आप टोटल लायबिलिटीज घटा देते हैं तो आपकी नेट एसेट्स क्या है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटाने के बाद आपकी नेट एसेट्स क्या है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका क्या है, कंपनी का खुद का क्या है, बाजार का, बैंक का, उधार जिनसे लिया है उनको चुकाने के बाद, उनको घटाने के बाद कंपनी की संपत्ति कितनी है, इसे ही नेटवर्थ कहते हैं, नेट एसेट्स कहते हैं। अगर कंपनी अपने सभी एसेट्स बेच दे तो, आप अगर अपना मकान 80 लाख रुपए में बेच दें तो 20 लाख रुपए आप लोन चुका देंगे, आपके पास 60 लाख रुपए बचेगा। उसी प्रकार किसी कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप रीड करेंगे तो उसके एसेट साइड में अगर आप देखेंगे और मान करके हम चलें कि कंपनी ने पूरे एसेट्स रियलाइज कर दिए, पूरे एसेट्स बेच दिए और उन पैसों से हम सारे के सारे लोन चुका दें, तो अंत में जो पैसा बचेगा वही तो बुक वैल्यू है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। टोटल एसेट्स, हम यहां पर एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे। ये फिगर्स जो है वो हाइपोथेटिकल है, लेकिन कंपनी रियलिस्टिक है। कंपनी आज की तारीख में अवेलेबल है। आप पब्लिक डोमेन पर या कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के या बीएसई एनएसई के वेबसाइट पर जाकर के आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो ये एग्जांपल तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन आपको किस तरीके से होमवर्क, हमने ये पूरी जो स्लाइड्स है वो भी रोहित तातेड़ और प्रतीक ने बनाई हुई है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं स्टॉक्स विद रोहित के, और उनका ही कहना है कि आप अपने शो में, आप अपने वीडियो में ये जरूर कहिएगा कि जिन कंपनियों का हम एग्जांपल दे रहे हैं उस कंपनी को आप रीड कीजिए। उनके अगर आपको वास्तव में सीखना है तो ये वीडियो देखने के बाद में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देखिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान करके चले और टोटल एसेट्स मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की 500 करोड़ है और उसकी टोटल लायबिलिटीज अगर टोटल एसेट्स अगर उसकी 500 लाख रुपए की है और टोटल लायबिलिटीज अगर उसकी 150 लाख रुपए की है, तो टोटल बुक वैल्यू होगी उसकी 500 माइनस 150, 350 लाख की उसकी टोटल बुक वैल्यू होगी। और अगर 350 लाख की उसकी टोटल बुक वैल्यू है, यानी 500 लाख की उसकी संपत्तियां और 150 लाख रुपए का लोन चुकाने के बाद उसके पास 350 लाख ही बचते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक वो लोग हैं जिनके पास शेयर्स हैं, और कंपनी के पास टोटल शेयर्स अगर मान लीजिए 1 लाख है, तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या हुई? 350 लाख में अगर हम 1 लाख का भाग देंगे तो एक शेयर की बुक वैल्यू कंपनी में 350 रुपए, अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी के 350 रुपए पर आपका अधिकार है, एक शेयर होल्डर का। तो इसे कहते हैं टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। हमने 350 लाख बुक वैल्यू निकाली, 500 में से 150 घटाया, 350 रुपए कंपनी की बुक वैल्यू आई। 1 लाख अगर शेयर्स हैं तो एक शेयर की बुक वैल्यू आ गई 350 रुपए। बुक वैल्यू एक शेयर की का मतलब क्या है, यह हम क्यों निकालते हैं, इसे क्यों देखा जाना चाहिए? दोस्तों, 350 रुपए आपके एक शेयर की बुक वैल्यू है और बाजार में उसकी उस एक शेयर की वैल्यू है 200 रुपए। तो 200 रुपए की चीज खरीदने के बाद आपको 350 रुपए की संपत्ति मिल रही है ना,
तो ये हो गई मार्केट प्राइस और ये हो गई बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस, बाजार में 350 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संकेत है कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। कंपनी का वैल्यूएशन जितना मार्केट में है वो कम है, अंडर वैल्यू कंपनी है। 200 रुपए में आपको 350 रुपए की चीज मिल रही है। कंपनी की जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो बहुत कम है, 350 रुपए की बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 200 रुपए की है। यह हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों। अब क्या हर सस्ती चीज अच्छी होती है? यह आपने एक बहुत मुद्दे का क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए में हमको 350 रुपए की चीज मिल रही है, क्या इसे खरीदना चाहिए या इसे खरीदने से फायदा होगा? केवल ये एक इंडिकेटर नहीं हो सकता अच्छी इन्वेस्टिंग का। तो क्या होगा? शेयर प्राइस, बुक वैल्यू पर शेयर। ये 350 रुपए तो आप समझ गए कि जो टोटल एसेट्स है उसमें से टोटल लायबिलिटीज घटाने के बाद जितना बचा वो कंपनी की बखत है, उसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स के हमने भाग दिए तो एक शेयर की बुक वैल्यू आ गई 350 रुपए और 200 रुपए शेयर की प्राइस है। तो यहां प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 200 भागित 300 0.57। मान लीजिए 1 किलो आम 100 रुपए किलो उचित दाम है, लेकिन हमें बाजार में 57 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो वो 57 रुपए किलो जो मिल रहा है वो सस्ता है। 100 रुपए का आम हमको 57 रुपए किलो में मिल रहा है, लेकिन 350 रुपए का शेयर अगर हमें 200 रुपए में मिल रहा है तो प्राइस पीबी रेशियो, दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। यहां आप देखिए कि पीबी रेशियो क्या होता है। पीबी रेशियो होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जो कि इस एग्जांपल में 0.57 है। क्या मतलब है इसका, ये हम देखेंगे अब कि पीबी रेशियो अगर 1 रुपए से कम है, पीबी रेशियो अगर 1 से कम है, पीबी रेशियो अगर 1 से कम है, इसका मतलब होता है शेयर प्राइस जो है बुक वैल्यू से कम है और अंडर वैल्यूड होता है। अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। सिर्फ क्या पीबी रेशियो देखकर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि 3-4 ऐसे कारण हो सकते हैं कि केवल पीबी रेशियो देखने के अलावा भी आपको यह देखना है कि क्या कंपनी की खराब ग्रोथ के कारण तो पीबी रेशियो नहीं है कम, क्या कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है जिसकी वजह से पीबी रेशियो कम है, क्या वीक मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत खराब है इस वजह से शेयर के प्राइस नीचे गिरे हैं, क्या इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रॉब्लम है, क्या कंपनी के बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरी हुई रहती है और उसकी बुक वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो उस स्थिति में हमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आज के इस पूरे वीडियो से, आज के इस पूरे ट्रेनिंग सेशन से आपको घर क्या लेकर के जाना है, नेट एसेट्स क्या होती है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये कंपनी की नेट एसेट्स होती है, और बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर जैसा हमने देखा 350 रुपए। बुक वैल्यू पर शेयर क्या बताती है? वो बताती है कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं, नेट एसेट्स का एक शेयर को कितना मिलेगा। फिर पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो है प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, अगर वो 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। और इसकी वार्निंग क्या है? ऑलवेज चेक फॉर द वैल्यू ट्रैप्स। जैसा मैंने आपको बताया इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि ये वैल्यू ट्रैप क्या होता है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंपनी की है जो हमें दिख नहीं रही है, बहुत सारी पुअर ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, वीक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत खराब है, अंधेर नगरी चौपट राजा सरी का मैनेजमेंट हो गया है। तो ये ट्रैप में हम फंस तो नहीं रहे हैं। हमें प्राइस कम दिख रही है और हमने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जिसका पैसा था, जिसने 200 रुपए से कम में भी कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने 200 रुपए में अपना शेयर बेच करके बाहर हो गया। इस ट्रैप में हमको नहीं फंसना है। ये चीज़ें हमको आज के इस शो से सीखने को मिलती है। दोस्तों अगला लेसन जो हमारा रहेगा, जो चौथा वीडियो रहेगा इस लर्निंग सीरीज का, वो होगा पीई रेशियो क्या होता है, कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता, पीई रेशियो से हमें पता लगेगा। और मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा रोहित तातेड़ जी को और प्रतीक को, जिन्होंने
इस प्रेजेंटेशन को बना करके मुझे दिया और मैं आप तक रख पाया। दोस्तों ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपने आज के इस सेशन से क्या सीखा, और आप ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए कि आगे आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या कमी आपको महसूस होती है, क्या क्या चीज़ आपको सीखना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और देखते रहिए लर्निंग्स विद रोहित।